तो हेलो स्टूडेंट्स, आज इस सीरीज का डे 4 है जिसमें हम डायरेक्ट टैक्स कवर कर रहे हैं फॉर सीए इंटर एंड सीएमए इंटर। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो मेक श्योर आप डे 1, डे 2 एंड डे 3 के वीडियोस देख लो सो दैट इस वीडियो में आपको ज़्यादा सेंस बने। अब डे 1, डे 2 एंड डे 3 में हमने क्या किया, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े और जो टैक्स के रेट एप्लीकेबल होते हैं हर टाइप के पर्सन पे वो हमने पढ़ा। अब हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम समराइज करेंगे जितने भी रेट्स हमने पढ़े विद सरचार्ज, और इसके बाद हम कुछ सम्स करेंगे जो आईसीए की मॉड्यूल में दे रखे हैं। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप पहली बार आए हो तो सीरीज को फॉलो करने के लिए आप लेक्चर 1, 2 एंड 3 देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ट्राई किया है कि 2 पेज के अंदर जितने भी टैक्स रेट हमारी बुक में दे रखे हैं वो मैं कवर कर लूं। तो यहाँ पे 2 तरह के हमारे टैक्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल टैक्स, दूसरा होता है स्पेशल टैक्स। तो पहले मैंने स्पेशल रेट वाले जो टैक्सेस हैं, जो नॉर्मल रेट नहीं है, स्पेशल कैटेगरी के टैक्स के रेट्स हैं वो मैंने कवर किए। स्पेशल रेट में 2 कैटेगरी बनाई है, एक है ब्लैक मनी वाली इनकम पे जो रेट लगते हैं वो, और दूसरा है कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम पे लगने वाले रेट्स। ठीक है, पहले ब्लैक मनी वाला समझते हैं। तो स्पेसिफिकली सेक्शन 115 बीबीई के हिसाब से यहाँ पे आपको 60% टैक्स देना पड़ता है, प्लस उस पर 25% सरचार्ज है, और उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको 4% देना पड़ता है। ऐसा करके सेक्शन 115 बीबीई के हिसाब से टोटल 78% टैक्स देना पड़ेगा अगर आपकी ब्लैक मनी पाई जाती है तो। ठीक है, अब ब्लैक मनी के लिए कई सारे सेक्शन है यहाँ पे, 68, 69, 69A, 69B, 69C एंड 69D। तो एक एक करके शॉर्ट में समझ लेते हैं। सेक्शन 68 में कैश क्रेडिट बोल रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी बुक्स में किसी की लोन बोल रही है, किसी की क्रेडिट बोल रही है, किसी के नाम से आपने पैसा जमा कर रखा है और आप उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि ये जो पैसा आया है ये लोन का आया है या किसी और कारण से आया है या आपकी इनकम है, तो उस केस में अनसेटिस्फैक्टरी आंसर पाने पर असेसिंग ऑफिसर इसको आपकी इनकम मान लेगा जिसपे 78% टैक्स लगाया जाएगा। सेम वे सेक्शन 69 अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपके नाम पे इन्वेस्टमेंट है, बट वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप पैसा कहां से लाए हो वो आपने बुक्स में शो ही नहीं कर रखा। दैट मींस कि वो अनअकाउंटेड मनी से आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो भी आपकी ब्लैक मनी इनकम मान ली जाएगी। इसके अलावा अनएक्सप्लेन मनी, आपके घर पे रेड पड़ती है और आपके वहां पर पैसा मिलता है, कैश मिलता है, और वो आपकी बुक्स में अकाउंटेड नहीं है। दैट मींस कि ये पैसा ऑफ द बुक से, मतलब आपने ब्लैक में कमाया, ब्लैक में कमाया मतलब इस पे टैक्स आपने भरा नहीं और उस पर भी आपसे 78% टैक्स लिया जाएगा। 69B जो है वो नॉट फुली डिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट आपने दिखा रखे हैं बुक्स में बट आपने जो फेयर मार्केट वैल्यू हो सकती है उससे कम दिखा रखा है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड खरीदा किसी पर्टिकुलर डेट को, आपने बताया कि मैंने 10,000 रुपए पर तोला में इस गोल्ड को इस तारीख को लिया, बट मार्केट में अगर चेक करने जाए तो उस गोल्ड का रेट उस दिन 1 लाख रुपए तोला था, आपने शो किया 10,000 पर तोला और मार्केट में उस दिन 1 लाख में मिल रहा था। दैट मीन्स कि 90,000 जो आपने पे किया है वो ब्लैक में पे किया होगा, और क्योंकि ब्लैक में पे किया है दैट मीन्स कि उस पे आपने टैक्स नहीं भरा, वो आपकी ब्लैक मनी मानकर उस पे भी 78% टैक्स लिया जाएगा। इसके बाद आता है सेक्शन 69C अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर। तो आप कुछ ऐसा खर्चा कर रहे हो जहां पे आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इस खर्चा करने के लिए पैसे आप कहां से लेके आए। खर्चा कर दिया वो अलग बात है, बट ये खर्चा करने के लिए आप पैसे कहां से लेके आए उसका सोर्स आपके पास प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, आप असेसिंग ऑफिसर को समझा नहीं पा रहे हो, तो उस केस में वो खर्चा करने के लिए जो इनकम आपने यूज की उसको ब्लैक मनी मानकर उस पर भी टैक्स लगाया जाएगा 78%। और लास्टली है 69D हुंडी। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि आप लोन या तो ले रहे हो या दे रहे हो कैश में। ठीक है, कैश में अगर आप हुंडी के थ्रू लोन ले रहे हो या दे रहे हो तो उस केस में आप लोन ले रखे हो तो भी आपकी इनकम, आपने लोन दे रखी तो भी आपकी इनकम मानी जाएगी। तो ये सारे के सारे जो कैटेगरी है उसको ब्लैक मनी माना जाता है, और सेक्शन 115 बीबीई के हिसाब से टोटल 78% आपको टैक्स इसमें भरना पड़ता है। ठीक है, बात करते हैं सेकंड कैटेगरी ऑफ स्पेशल रेट्स, कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम। तो पहले बात करते हैं कैपिटल गेन की। तो कैपिटल गेन में यहाँ पे टोटल हमको 3 सेक्शन दे रखे हैं, सेक्शन 112, सेक्शन 112A, सेक्शन 111A। तो यहाँ पे सेक्शन 112A और 111A के बारे में पहले समझ लेते हैं। तो ये दोनों ही सेक्शन
लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड आप जब बेचते हो वहां पे आपको जो कैपिटल गेन हो रहा है, वेदर इट इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म बेसिकली क्या होता है, आपने शेयर या सिक्योरिटी या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 12 महीने से ज्यादा रखा है तो वो लॉन्ग टर्म होगा, और अगर 12 महीने से कम है तो वो शॉर्ट टर्म होगा। तो उस केस में आप पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है, प्रोवाइडेड आपने उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पर एसटीटी भरा हुआ है। एसटीटी क्या होता है, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। ये अगर आपने भरा है उस कैपिटल गेन पे आपको लॉन्ग टर्म पे 12.5% आपको टैक्स लगेगा, प्लस प्लस मतलब आपका सरचार्ज वगैरह लगने वाला है। दूसरा, सेक्शन 111A के हिसाब से अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ऐसा तो उस पर आपको 20% प्लस प्लस टैक्स लगेगा। प्लस प्लस मतलब सरचार्ज और एजुकेशन सेस। यहाँ पे मैंने एस्ट्रिक किया हुआ, इसका मतलब क्या है, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 1,25,000 रुपए तक की छूट है। मतलब आप अगर किसी साल में 1,25,000 तक का गेन करते हो तो उस पर आपको ये 12.5% नहीं देना है। दैट मीन्स कि अगर किसी की 2.5 लाख की कैपिटल गेन हो रही है लॉन्ग टर्म वाली, जहां पे उसने एसटीटी भरा हुआ है, तो वहां पे उसको 2.5 लाख में से पहले 1,25,000 पे कोई भी टैक्स नहीं देना, जो बाकी के 1,25,000 है उस पर उसको 12.5% देना है। अब बात करते हैं सेक्शन 112 की। ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रिलेटेड। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, लैंड एंड बिल्डिंग अक्वायर्ड बिफोर 23/7/2024, ठीक है। ये आपका इंटरिम बजट के बाद जो फाइनल बजट आया था, इलेक्शंस के बाद जो फाइनल बजट आया था उसमें ये प्रोविजन आए थे। तो 23/7 तारीख इसलिए दे रखी है कि उस डेट से पहले वाली जो भी आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उस पर कुछ अलग रूल्स लागू पड़ते हैं, और उसके बाद अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उस पर अलग रूल लागू पड़ते हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं, अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग 23/7/2024 से पहले खरीदी हुई है तो उसको बेचने पर आपको जो भी कैपिटल गेन्स हो रहा है उस पर टैक्स भरने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, 20% आपको टैक्स देना है विद इंडेक्सेशन। ये इंडेक्सेशन हम कैपिटल गेन के चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिकली क्या होता है कि आपने जब ओरिजिनल प्राइस में खरीदी थी उसमें इन्फ्लेशन का जो परसेंटेज है वो ऐड करते करते आपकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसको इन्फ्लेट करके करंट मार्केट वैल्यू पे लाया जाता है, और उसके बेस पे आपका कैपिटल गेन गिना जाता है। तो 20% विद इंडेक्सेशन आप ऑप्शन चूज कर सकते हो, या फिर सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या है, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। अब किसी भी पर्सन को दोनों में से जो सस्ता पड़ रहा होगा वो ऑप्शन वो चूज कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग आफ्टर 23 जुलाई 2024, या फिर बाकी की कैपिटल असेट जिसके अंदर कई सारी कैपिटल असेट हो सकती है, वहां पे आपका 12.5% टैक्स रेट है, प्लस प्लस है विदाउट इंडेक्सेशन। और लास्ट में आता है अनलिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटी, यहाँ पे आपका 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन टैक्स रेट रहने वाला है। तो हमने कैपिटल गेन का पूरा देख लिया। अब आते हैं कैजुअल इनकम्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह की कैजुअल इनकम हो सकती है, या तो हो सकती है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेसेस, या दूसरी तरह की रेसेस वहां पे आपने सट्टा लगाया है, या फिर कार्ड गेम में आप पैसे जीते हो, गैम्बलिंग या बेटिंग में आप पैसे जीते हो। दूसरी तरह की जो इनकम है वो कैसी हो सकती है, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, आपने जो खर्चा किया ना, लॉटरी के लिए टिकट खरीदने का खर्चा होता है, क्रॉसवर्ड पजल में, हॉर्स रेसेस में आपने पैसा लगाया और उसके बदले आपको पैसा मिला। तो यहाँ पे जो भी इनकम है ना, जो ग्रॉस इनकम है उस पे टैक्स लगता है, और यहाँ पे नेट पे लगता है। ऑनलाइन गेम्स में अगर आपने 100 रुपए लगाए और आप 1000 रुपए जीते तो आपको सिर्फ 900 रुपए पे टैक्स देना होगा। बट यहाँ पे आपने हॉर्स रेस पे फॉर एग्जांपल 1000 रुपए लगाए और आप 1 लाख जीते तो आपको 99,000 पे टैक्स नहीं देना है, पूरे 1 लाख पे टैक्स देना है। मतलब यहाँ पे आपको कोई भी एक्सपेंस माइनस करने के लिए प्रोविजन नहीं है, बट यहाँ पे है। यहाँ पे जो भी आप खर्चा कर रहे हो, जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट नहीं बोल सकते, जो भी आप पैसा लगा रहे हो उसके बदले आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है उसी पे आपको टैक्स देना है। कितना टैक्स है, 30% फ्लैट, उसमें भी प्लस प्लस है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने स्पेशल कैटेगरी के जो सारे टैक्सेस हैं वो हमने देख लिए। अब आते हैं हम नॉर्मल टैक्स पे। नॉर्मल टैक्स में सबसे पहले आ जाते हैं इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी के लिए, ठीक है। यहाँ पे दो स्कीम चलती है, ओल्ड न्यू। न्यू मतलब कंसेशनल स्कीम या डिफॉल्ट स्कीम, ओल्ड मतलब ऑल्टरनेट स्कीम, ठीक है। ओल्ड में आपका जो टैक्स रेट है वो अप टू 2.5 लाख 0%, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख के ऊपर जो भी इनकम है उस पर 30% आपको टैक्स देना है। जो भी आप टैक्स गिनोगे उस पर आपको सरचार्ज ऐड करना है, जो भी एप्लीकेबल है वो हम देखेंगे, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना है। वहीं पे उसके सामने बात करें तो न्यू रिजीम में अप टू 4 लाख 0 टैक्स,
4 लाख टू 8 लाख 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 25% और 24 लाख के ऊपर जो भी इनकम होगी उस पर 30% देना है, उसमें भी प्लस प्लस करना है आपको सरचार्ज और एजुकेशन सेस। अब यहाँ पे ओल्ड वाले में एक फायदा है सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। कंडीशन क्या है, रेसिडेंट इंडिविजुअल अगर सीनियर सिटीजन है मतलब 60 साल से ज्यादा उम्र है तो उसकी बेसिक एग्जामिशन लिमिट 3 लाख हो जाएगी, मतलब ये 2.5 लाख की जगह कितना आ जाएगा 3 लाख। ठीक है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 5 तक 5% और आगे का सब सेम है। सेम वे अगर सुपर सीनियर सिटीजन है मतलब 80 साल से ज्यादा उम्र है तो वहां पे आपकी बेसिक एग्जामिशन लिमिट हो जाएगी 5 लाख, मतलब 0 से लेकर 5 तक जीरो टैक्स से, मतलब यहां से उनका स्लैब शुरू होगा। ठीक है, बट ऐसा न्यू रिजिम में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है सीनियर सिटीजन के लिए या सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। यहाँ पे इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई सबके लिए सेम है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को ये 3 लाख और 5 लाख की बेसिक एग्जामिशन लिमिट मिलती है। बेसिक एग्जामिशन लिमिट मतलब क्या, यहाँ पे आपको इतने अमाउंट तक कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमने एक और देखा था कि रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 87A। तो ओल्ड रिजिम की बात करें तो अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो और आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपका जो भी टैक्स होगा माइनस 12,500 आपको रिबेट मिल जाएगी। बट ये रिबेट सेक्शन 112A के टैक्स पे नहीं मिलेगी, मतलब ओल्ड रिजिम में 5 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं होगा क्योंकि 5 लाख तक की इनकम पे 12,500 टैक्स ही आता है और उतना ही आपका रिबेट मिल जाता है। सेम वे यहाँ न्यू रिजिम में बात करें तो आपको 60,000 रुपए तक की रिबेट मिल सकती है अगर आपकी इनकम एग्जैक्ट 12 लाख तक है तो। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि 12 लाख से ऊपर अगर इनकम हो जाती है उसके कारण क्या हो रहा है कि आपकी रिबेट जो है वो चली जा रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी की इनकम 12,20,000 रुपए है, ठीक है, उसकी इनकम 12 लाख से ऊपर कितनी है, सिर्फ 20,000, बट उस वजह से उसका 60,000 रुपए का बेनिफिट चला जा रहा है। तो ऐसे केस के अंदर क्या बोल रहे हैं, 12 लाख के ऊपर अगर आपका टैक्स होगा तो आपको रिबेट दे दी जाएगी और आपसे मैक्सिमम टैक्स कितना लिया जाएगा, 12 लाख के ऊपर जो भी इनकम होगी उतना। मतलब अगर किसी की इनकम 12,20,000 रुपए है तो सिर्फ 20,000 ही उससे टैक्स लिया जाएगा प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लिया जाएगा। तो इस केस में एक तरह से मार्जिनल रिलीफ दे दी गई। बट ओल्ड रिजिम में ऐसा कुछ नहीं है, 5 लाख 1 रुपया की इनकम है तो ये 12,500 का बेनिफिट चला जाएगा। बट यहाँ पे न्यू रिजिम में इन्होंने ये बेनिफिट को इनकॉर्पोरेट किया है क्योंकि 60,000 एक बड़ी अमाउंट है। तो यहाँ पे 12 लाख के ऊपर आपकी जो भी इनकम होगी मैक्सिमम उतना ही आपका टैक्स हो सकता है। 12,60,000 से ऊपर अगर जाएगा तो आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी, बट 12,60,000 तक आपकी इनकम है तो आपको रिबेट दे दी जाएगी। आपसे मैक्सिमम टैक्स कितना लिया जाएगा, 12 लाख के ऊपर आप जितना कमा रहे हो उतना। इसका एक एग्जांपल देखेंगे, अपने को समझ में आएगा। बात करते हैं सरचार्ज की, तो दोनों ही केस में सरचार्ज है। अप टू 50 लाख की इनकम है तो ओल्ड में भी कोई सरचार्ज नहीं है, न्यू में भी कोई सरचार्ज नहीं है। 50 लाख से 1 करोड़ तक की इनकम पे इसमें भी 10% है, न्यू में भी 10% है। 1 करोड़ से 2 करोड़ की इनकम है, यहाँ पे भी 15%, यहाँ पे भी 15%। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की इनकम पे 25% है, यहाँ पे 2 करोड़ से ऊपर कुछ भी जा रहा है उस पे 25% है। 2 करोड़ के ऊपर मैक्सिमम कितना है, 25%। बट यहाँ पे ओल्ड रिजिम में अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर जा रही है यू विल हैव टू पे सरचार्ज एट द रेट 37%। यहाँ पे ऐसा 37% का कोई सरचार्ज नहीं है। जो स्पेशल रेट्स है वहां पे मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगेगा, 15%। ठीक है, डिविडेंड और जो स्पेशल रेट है वहां पे मैक्सिमम सरचार्ज होगा 15%, ओल्ड और न्यू दोनों में ही। ठीक है, अब फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, इन पे क्या टैक्स रेट है, स्पेशल इनकम स्पेशल रेट पे टैक्स होगी, बट नॉर्मल इनकम होगी उस पर फ्लैट 30% टैक्स देना है प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सरचार्ज कितना होगा, 1 करोड़ के ऊपर ही सरचार्ज एप्लीकेबल होगा जो होगा 12%। ठीक है, बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्पेशल इनकम स्पेशल रेट पे टैक्सेबल होगा, बट नॉर्मल इनकम अगर 10,000 तक है तो 10% टैक्स, 10 से 20,000 के बीच है तो 20% टैक्स, 20,000 से ऊपर है तो 30% टैक्स प्लस प्लस आपको सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना है। सरचार्ज कितना है यहाँ पे, 1 से 10 करोड़ तक की इनकम है तो 7%, 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12% सरचार्ज लगने वाला है, मतलब 1 करोड़ तक कोई भी सरचार्ज नहीं है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में ऑल्टरनेट स्कीम्स अवेलेबल है। पहले मैं कंपनी का बता दूं फिर इस पे आ जाते हैं। कंपनी का समझ में आ गया तो ये ऑल्टरनेट स्कीम भी समझ में आ जाएगी। बात करें कंपनी की, कंपनी में आपकी 2 तरह की कंपनी हो सकती है, वन इज डोमेस्टिक कंपनी, सेकेंड इज फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का एकदम सिंपल है, 35% फ्लैट टैक्स है, उस पर प्लस प्लस सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन से। सरचार्ज की बात करें तो 1 से 10 करोड़ तक की इनकम पे 2% सरचार्ज है,
और 10 करोड़ से ज्यादा 5% है। यहाँ पे सरचार्ज की रेट काफी कम है, लेकिन यहाँ पे बेसिक टैक्स ही काफी ज्यादा है। 1 करोड़ तक की इनकम पे कोई भी सरचार्ज नहीं है। बात करते हैं डोमेस्टिक कंपनी की, तो डोमेस्टिक कंपनी में टोटल 4 अलग अलग कैटेगरीज की कंपनी है, सब पे अलग अलग टैक्स का रेट लगता है। सबसे पहले बात करें सबसे लोएस्ट टैक्स की, तो सेक्शन 115BAB में अगर किसी ने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी न्यू एस्टेब्लिश की है बिटवीन द पीरियड 1/10/19 टू 31 मार्च 24, तो उन पे रेट लगेगा 15% प्लस, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी की कंपनी सेक्शन 115BAA में है, यहाँ पे आप अगर कुछ डिडक्शन और कुछ सेट ऑफ लॉसेस को छोड़ देते हो तो आपको 22% टैक्स लगेगा, प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इस केस में जो सरचार्ज है वो फिक्स है 10% इन दोनों केसेस में, ठीक है। तो यही सेम स्कीम्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में भी अवेलेबल होती है, ठीक है। 15%, 22%, 22% विदाउट सम डिडक्शंस, 15% अगर इस पीरियड के बीच कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया है तो, ठीक है। अब इसके अलावा की 2 तरह की कंपनीज बची है। एक ऐसी कंपनी जिनका प्रीवियस ईयर 23-24 में टर्नओवर 400 करोड़ या उससे कम था, उन लोगों के लिए 25% टैक्स है, प्लस सरचार्ज होगा 1 से 10 करोड़ तक 7%, 10 करोड़ से ऊपर 12%, और बाकी की जितनी भी कंपनीज बचती है उसका टैक्स रेट है 30%, ठीक है। तो हमने सारे के सारे रेट्स 2 पेज में देख लिए। यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखने में जैसी है कि हर एक केस में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो 4% है, सरचार्ज हर जगह पे अलग अलग है। और एक और मार्जिनल रिलीफ का जो बेनिफिट है कि 1 करोड़ से ऊपर सिर्फ 1 लाख की इनकम, हमने कुछ सम्स देखे थे कि आपकी स्लाइटली ऊपर इनकम जाने की वजह से आपको सरचार्ज लग जा रहा है या ज्यादा रेट का सरचार्ज लग रहा है, तो वहां पे आपको मार्जिनल रिलीफ मिल सकता है हर एक केसेस में, ठीक है। तो ये 2 पेजेस में हमने सारे के सारे जो रेट्स हैं वो समराइज करके हमने देख लिए हैं। तो ये समरी में टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप वहां से ले सकते हो, या फिर गूगल ड्राइव की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, या आप चाहो तो अपने खुद के हिसाब से इस तरीके की 2 या 3 पेज की समरी बना सकते हो, सो दैट आप लास्ट डे जो रिवीजन करते हो उसमें आपको काम आ सकती है। अब एक और कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट रियली एग्जम्प्ट। क्या बोल रहे हैं, एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन भी दे रखी है, उस पर टैक्स नहीं लगता है, क्लियरली बोल रखा है। फिर भी मैं क्यों बोल रहा हूं कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगता है, तो एग्रीकल्चर इनकम की वजह से टैक्स आपको ज्यादा भरना पड़ सकता है। भले ही आपकी एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, बट ड्यू टू द एग्रीकल्चर इनकम योर टैक्स लायबिलिटी कैन इंक्रीज इन सर्टेन केसेस। क्या बोल रहे हैं, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे आपके एग्रीकल्चर इनकम के होने की वजह से आपकी ओवरऑल टैक्स की लायबिलिटी बढ़ जा रही। तो इवेंचुअली क्या हुआ, एग्रीकल्चर इनकम पे आपको टैक्स लगा, इनडायरेक्टली टैक्स लग रहा है। आपको एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती तो आपको कम टैक्स लगता, बट एग्रीकल्चर इनकम होने की वजह से आपको ज्यादा टैक्स भरना पड़ सकता है। तो एक तरह से इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर इनकम को इन्होंने टैक्स किया। देखते हैं कैसे, कौन से केसेस हैं ऐसे, ठीक है। विच आर दोस केसेस, एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 से ज्यादा है, ठीक है, एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज हायर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। क्या बोल रहे हैं, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है और आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम मतलब आपके जो 5 हेड की इनकम है वो अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बेसिकली क्या है, 4 लाख न्यू रिजिम में, और ओल्ड रिजिम में 2.5 लाख, 3 लाख या फिर 5 लाख, तीनों केसेस में अलग अलग हो सकती है। तो अगर आपकी इनकम 5,000 से ज्यादा है एग्रीकल्चर वाली, साथ ही साथ आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड कर रही, तो उन केसेस में आपको टैक्स लगेगा। और टैक्स कैसे लगेगा वो देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन से केसेस में लगेगा, सिर्फ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वाले, तो वो कौन से पर्सन है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी, ठीक है। बाकी के केसेस में कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ही नहीं होती, तो उन केसेस में ये एग्रीकल्चर वाला कंसेप्ट लगेगा ही नहीं। ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई होने पर आप पे टैक्स कैसे लगाया जाएगा, बेसिकली क्या होगा, एग्रीकल्चर इनकम जो है ना वो आपके बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को खत्म कर देगी। कैसे खत्म करेगी, इन शॉर्ट एग्रीकल्चर इनकम जो है ना इज नॉट टैक्सेबल बट इट विल ईट आउट योर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो इसका गिनने का तरीका हम देखेंगे ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करते हैं, सिंपल तरीका है, क्या करना है आपको, 2 अलग अलग इनकम्स पे टैक्स गिनने हैं। पहला, कंप्यूट टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम। क्या करना है, आपकी जो भी एग्रीकल्चर इनकम है वो ले लो, प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम ले लो। मतलब एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है ऐसा मान के
टोटल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करो, उसको लिखो ए। दूसरा क्या करना है, कंप्यूट टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। क्या बोल रहे हैं, एग्रीकल्चर इनकम ले लो प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अगर आप न्यू केस में हो तो 4 लाख ले लो, ओल्ड में हो तो 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख, जो भी केस है। ए और बी को कैलकुलेट किया, अब आपको क्या करना है, ए में से बी को माइनस कर देना है। क्या करना है, ए में से बी को माइनस कर देना है और उस पर जो भी अमाउंट आ रहा है उस पर सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर देना है। तो किस तरीके से आपका टैक्स ज्यादा आएगा, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो हमें दे रखा है इलस्ट्रेशन नंबर 12, मिस्टर एक्स अ रेसिडेंट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 25-26। क्या बोल रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है, 15,80,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,50,000। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन जयपुर 4,80,000। एग्रीकल्चर इनकम है, लैंड इन जयपुर है, इंडिया के अंदर है। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अर्निंग एग्रीकल्चर इनकम, तो ये 4,80,000 को कमाने के लिए आपने 1,70,000 का खर्चा किया है। मतलब नेट आपकी जो इनकम है वो कितनी है, 4.8 माइनस 1.7। नेट आपकी इनकम कितनी है, 3,10,000। अब आपको क्या बोल रहे हैं, कंप्यूट इज टैक्स लायबिलिटी फॉर AY 26-27 अज्यूमिंग हिज एज इज 45 ईयर्स एंड 70 ईयर्स। पहले बात करते हैं 45 ईयर्स की, ठीक है। हम ऐसा मान रहे हैं कि डिफॉल्ट रिजिम इसने ऑप्ट किया है, ठीक है। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर है और बाकी की इनकम 4 लाख से ज्यादा है। तो आपको एग्रीकल्चर इनकम वाला जो स्टेप है वो कैलकुलेट करके आपको टैक्स की लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले सैलरी की इनकम ले ली, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ले ली और नेट एग्रीकल्चर इनकम आपने अभी नहीं ली, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम्प्ट है इसलिए। तो अगर हम नॉर्मली इनकम गिनते तो एग्रीकल्चर इनकम को तो हम एग्जाम मानते हैं, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम 0 हो जाती और हम सैलरी की इनकम और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पे हम टैक्स का गिनती कर देते। 18,30,000 उसकी कौन सी इनकम हो रही है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। बट क्योंकि हमारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसलिए हमको स्टेप्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप्स क्या है, पहला स्टेप है आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम और एग्रीकल्चर इनकम, कौन सी वाली, नेट वाली, दोनों को टोटल कर लेना है और उस पर आपको टैक्स की गिनती करनी है। टैक्स की गिनती कैसे करोगे, अप टू 4 लाख 0, 4 to 8 5%, 8 to 12 10%, 12 to 16 15% और 16 to 20 20%, 20 to 24। अब यहाँ पे 24 तक नहीं जा रहा है, सिर्फ 1,40,000 जा रहा है, इसलिए आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी ये आ रहा है 2,35,000, ठीक है। यहाँ पे आपने सरचार्ज ऐड नहीं किया या फिर एजुकेशन सेस ऐड नहीं किया, वो ऐड नहीं करना है। तो ये हो गया आपका ए, एक तरह से ए आ गया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या करना होता है, एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट पे आपको टैक्स गिनना है, जो हो रहा है 7,10,000। 7,10,000 पे आप टैक्स गिनोगे, 4 लाख तक 0 और 4 से 8 के बीच जो लगता है वो लगता है टैक्स 5%। मतलब 4 से ऊपर कितना है, 3,10,000, उसका 5% करना है, वो हो रहा है 15,500। तो ये आपका आ गया है बी, ठीक है। ये है ए, ये है बी। आपको क्या करना है, ए में से बी को माइनस कर देना। आपने किया 2,35,000 में से 15,500 को माइनस, 2,19,500 आपकी क्या हो गई, टैक्स की लायबिलिटी हो गई। इसमें आपको 4% ऐड कर देना है, तो आपकी टोटल लायबिलिटी हो गई 2,28,280। तो यहाँ पे जो तरीका दे रखा है उस तरीके के हिसाब से आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है 2,28,280, ठीक है। अगर हम ऐसा चेक करें कि एग्रीकल्चर इनकम ना होती तो कितना टैक्स आता, तो यहाँ पे हम गिन लेते हैं। मानते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, तो 0 to 4 लाख 0, 4 to 8 लाख की इनकम पे कितना होगा, 20,000, 8 to 12 पे 40,000, ठीक है, 12 to 16 पे 60,000 और 16 to 18 लाख 30,000। कितना आता हमारा, 18 लाख 30,000 माइनस 16 लाख, तो ऊपर कितना हो रहा है आपका 2,30,000। उस पे आपको देना है, यहाँ पे होता है 5%, यहाँ पे होता है 10, यहाँ पे होता है 15, यहाँ पे होता है 20, ठीक है। इस पे आपको देना है 20%, तो आपका टैक्स आता है 46,000, ठीक है। टोटल करते हैं, 46,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000, तो आपका टैक्स आता 1,66,000 प्लस आप 4% कर देते, आपका टैक्स लायबिलिटी आता 1,72,640, ठीक है। तो 1,72,640 आना चाहिए था, बट आया कितना,
2,28,280। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ा क्योंकि आपकी एग्रीकल्चर इनकम थी और आपने वो कंडीशन सेटिस्फाई कर ली इसकी वजह से। तो एक तरह से इवेंचुअली क्या हुआ, आपकी एग्रीकल्चर इनकम की वजह से आपकी टैक्स की लायबिलिटी ज्यादा आई, मतलब डिफरेंस निकाले तो 228,280 आपको 56,640 का टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो जो 3,10,000 की जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम हुई है उसके कारण आपका 56,640 का टैक्स आया है। एक तरह से एग्रीकल्चर इनकम भी टैक्सेबल हो गई। तो अब कुछ और सम्स हैं इलस्ट्रेशन के, वो देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। मिस्टर राघव एज 26 ईयर्स एंड अ रेसिडेंट इन इंडिया हैज टोटल इनकम ऑफ 10,50,000, ठीक है, कंप्राइजिंग इज सैलरी इनकम एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, मतलब कोई भी स्पेशल टाइप की इनकम नहीं है। कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी अंडर डिफॉल्ट रिजीम, तो टैक्स कैसे गिनेंगे, यहाँ पे हम लेंगे इनकम, यहाँ पे हम लेंगे रेट और यहाँ पे हम लेंगे टैक्स, ठीक है। तो इनकम 0 to 4 लाख, रेट होगा 0%, तो टैक्स भी होगा 0। 4 लाख to 8 लाख कितना हो रहा है, 4 लाख, उस पर टैक्स का रेट कितना लगेगा 5%, ये होता है 20,000 रुपए। 8 to 12 लाख जा नहीं सकते, 8 to 10.5 लाख से रहना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 12 लाख तक नहीं जा रही है। तो कितनी इनकम है 2.5 लाख, 2.5 लाख पे लगेगा 10%, ठीक है, ये होगा 25,000। तो टोटल टैक्स आ गया 45,000 टैक्स आ गया। इस पे हमको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना है, बट हमने एक चीज देखी कि मिस्टर राघव इंडिविजुअल है, रेसिडेंट इन इंडिया है, तो ही इज एलिजिबल टू गेट रिबेट अंडर सेक्शन 87A। 87A रिबेट क्या कहती है, न्यू रिजीम के हिसाब से आपका जो भी टैक्स आ रहा है वो और 60,000 विच एवर इज लोअर आपको रिबेट मिल जाएगी। तो 45 और 60 विच एवर इज लोअर 45,000 की आपको रिबेट मिल जाएगी, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A, क्या 60,000 और 45,000 विच एवर इज लोअर, ठीक है। कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी होती है, 12 लाख के नीचे इनकम चाहिए, आप रेसिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए, तो दोनों ही है, इनकम 10,50,000 है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, तो आपका टैक्स की लायबिलिटी अल्टीमेटली हो गई 0। अगर 0 आ गया तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 0 का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 0 होने वाला है। तो इस केस में 10,50,000 की जो इनकम है राघव की वो हो जाएगी फुल्ली एग्जाम, कोई भी टैक्स लगने वाला नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर पवन एज 35 ईयर्स इज अ रेसिडेंट इंडिया, ठीक है, रेसिडेंट इन इंडिया है, हैज टोटल इनकम ऑफ 12,15,000, इनकम कितनी है 12,15,000। तो ये वो वाला केस है जहां पे मार्जिनल रिलीफ, ठीक है, मार्जिनल रिलीफ मिलेगी इन केस ऑफ रिबेट, ठीक है, वो वाला कब जो हमने कंसेप्ट देखा था उसके हिसाब से इस समय उसकी सैलरी इनकम है और इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट है, उसकी टैक्स लायबिलिटी गिननी है डिफॉल्ट रिजीम के अंडर। तो पहले हम टैक्स गिन लेते हैं, इनकम, रेट और टैक्स। 0 to 4 लाख 0 रेट, टैक्स भी 0। 4 to 8 लाख 5%, 4 लाख का कितना होता है 5%, 20,000। 8 to 12 लाख कितना हो रहा है 4 लाख पूरा का पूरा, 10%, 40,000। 12 लाख to 12 लाख 15,000, ठीक है, कितना हो रहा है सिर्फ 15,000 इंटू 15%, कितना हो रहा है 15,000 इंटू 15%, ये हो रहा है 2250। टोटल करेंगे ये हो रहा है 62,250। तो यहाँ पे हम रिबेट के लिए चेक करते हैं 87A की रिबेट कब मिलती है, आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो और आपकी इनकम 12 लाख तक है तो, बट क्योंकि यहाँ पे 12,15,000 इनकम हो रही है तो आप एलिजिबल नहीं हो रहे हो, ठीक है। बट इस केस में एक हमने प्रोविजन पढ़ा था कि अगर किसी की इनकम 12 लाख से ज्यादा है तो उस केस में मैक्सिमम टैक्स कितना हो सकता है, मैक्सिमम टैक्स उतना हो सकता है कि 12 लाख से ऊपर आपकी जितनी इनकम है, तो यहाँ पे 12 लाख से ऊपर इनकी इनकम कितनी है 15,000, तो मैक्सिमम टैक्स जो है वो कितना ले सकते हैं 15,000, ठीक है। यहाँ पे टैक्स की लायबिलिटी आ रही 62,250। अगर इनकी इनकम 12,65,000 होती तो ये टैक्स इनको देना पड़ सकता था, बट क्योंकि इसकी इनकम 12 लाख से ऊपर कितनी है सिर्फ 15,000, तो यहाँ पे एक रिलीफ दिया गया है कि ऐसे केस में जहां पे थोड़ी सी इनकम ज्यादा कमाने की वजह से
आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी इनकम अगर एग्जैक्ट 12 लाख होती तो उसको टैक्स देना पड़ता 0, बट क्योंकि उसने 15,000 एक्स्ट्रा कमाया है तो 15,000 की वजह से उसको टैक्स भरने का आ रहा है 62,250। तो ऐसे केस में मैक्सिमम टैक्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है अप टू द इनकम अर्न इन एक्सेस ऑफ 12 लाख। तो 12 लाख से ज्यादा क्या इनकम कमा रहे हो आप 15,000, तो मैक्सिमम टैक्स कितना होगा 15,000, तो 15,000 इसका टैक्स हो जाएगा, प्लस आपको करना है 4%, ठीक है 600 रुपए। तो आपका टोटल टैक्स की लायबिलिटी कितनी होगी 15,600, ठीक है। तो ये वो वाला केस है जहां पे 12 लाख से ऊपर इनकम जाने की वजह से इसका रिबेट चली जा रही है, बट वहां पे एक रिलीफ दिया गया है। तो ये रिलीफ वाला क्वेश्चन हमने जो डिस्कस किया था वो हमने कर लिया। एक और क्वेश्चन करते हैं। मिस्टर पीयूष एज 35 ईयर्स रेसिडेंट इन इंडिया हैज टोटल इनकम ऑफ 4,15,000 कंप्राइजिंग हिज सैलरी इनकम एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। मतलब इसकी नॉर्मल इनकम है, कोई भी स्पेशल टाइप की इनकम नहीं है। कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर AY 26-27 इफ ही एक्सरसाइजेज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। मतलब ओल्ड रिजिम के हिसाब से उसका टैक्स कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेसिडेंट है और 60 साल से कम उम्र है, तो हमारा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होगा 2.5 लाख। तो इसकी इनकम गिन लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम इनकम, यहाँ पे हम लिखेंगे रेट, यहाँ पे लिखेंगे टैक्स। इनकम 0 से लेकर 2.5 लाख तक 0 रेट, टैक्स भी 0। 2.5 लाख से ऊपर कितना है 4,15,000 तक जा रहा है, तो 2.5 लाख से लेकर 4,15,000 कितना हो रहा है 4,15,000 माइनस 2,50,000, ये हो रहा है 1,65,000। उस पर लगेगा टैक्स 5% इंटू 5%, ये हो रहा है 8,250, टोटल आ गया 8,250। अब हमको कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन क्या है, रेसिडेंट इंडिविजुअल हैविंग इनकम लोअर देन 5 लाख इज एलिजिबल टू गेट रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ठीक है। कितनी रिबेट मिलती है, टैक्स लायबिलिटी और 12,500 विच एवर इज लोअर। यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी कितनी है 8,250 और 12,500 दोनों में से कम कौन सा है 8,250, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी 0 ड्यू टू द रिबेट, ठीक है। रिबेट में अगर यहाँ पे इनकी इनकम में 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होता तो वहां पे उस पर्टिकुलर टैक्स पे आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलती, उसका हम 2 अलग अलग कॉलम बना के करते, ये वाला 0 हो जाता, बट वो वाला टैक्स तो आपको भरना पड़ता। तो अब ICAI की मॉड्यूल में टेस्ट और नॉलेज का पोर्शन है, इसको हम देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे 10-11 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हु इज एन असेसी। तो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, वहां पे देखा था कि कोई भी पर्सन अगर उसको इनकम टैक्स के लॉ के हिसाब से कोई भी टैक्स या फिर एनी अदर सम पे करना है। टैक्स का मतलब तो जो टैक्स हमने गिना वो होता है, एनी अदर सम में आपका पेनल्टी, लेट फीस या फिर इंटरेस्ट आ सकता है। तो ऐसा कोई पेमेंट आपको करना है तो आप असेसी बन जाते हो। इसके अलावा क्या हो सकता है, अगर आपके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग इनकम टैक्स लॉ की चल रही है, मतलब आपके खिलाफ कोई केस हुआ है, आप पे रेड हुई है, तो उस केस में आप कहलाओगे असेसी। सेकंड क्वेश्चन है स्टेट एनी 4 इंस्टेंसेस वेयर द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असेसेबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ असेसमेंट ईयर। जनरल रूल क्या है, जनरल रूल ये है किसी भी पर्सन की अगर इनकम है प्रीवियस ईयर में तो उस पे असेसमेंट होगा असेसमेंट ईयर में। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे जिस साल में इनकम कमाई उसी में उसका असेसमेंट कर दिया जाता है। 4 इंस्टेंसेस आपको बताने हैं। तो पहला है शिपिंग बिजनेस, ठीक है, नॉन रेसिडेंट का शिपिंग बिजनेस, कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडिया छोड़ के जाने वाला है, अबाउट टू लीव इंडिया। तीसरा हो सकता है आपका AOP या BOI जो आपने टेम्पररी बिजनेस के लिए बनाया है। और चौथा हो सकता है कि कोई बिजनेस जो है वो ड्यूरिंग द ईयर ही शट डाउन हो गया, बंद हो गया, ठीक है, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। तो ये 4 आपको दे देने हैं आंसर। तीसरा क्वेश्चन है वेदर द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सेपलिंग्स और सीडलिंग्स ग्रोन इन अ नर्सरी इज टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो ऐसा नहीं है, ये सेपलिंग्स एंड सीडलिंग्स अगर नर्सरी में आप ग्रो कर रहे हो फिर भी वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और उस पर कोई भी टैक्स लगने वाला नहीं है, वो एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरी में ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं व्हाट आर द 2 स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ एंड वेयर आर दे प्रेवेलेंट, एक्सप्लेन आल्सो मेंशन द डिफरेंस बिटवीन 2 स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। तो स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2 थॉट ऑफ हिंदू लॉ है, एक है मिताक्षरा, एक है दयाभागा। मतलब 2 तरह के अलग अलग कायदे चल रहे हैं इंडिया के अंदर हिंदू लॉ के अंदर। एक चलता है दयाभागा जो चलता है वेस्ट बंगाल और आसाम में, और मिताक्षरा बाकी के पार्ट में चलता है। दयाभागा और मिताक्षरा में बेसिक डिफरेंस ये है
कि दया भागा लॉ के अंदर अगर आपके फादर जिंदा है तो आपको फैमिली की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। जब तक आपके फादर जिंदा है आपको फैमिली की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। उनके जाने के बाद आपका हिस्सा बनेगा, आप बंटवारे का हक तब लेते हो। बट मिताक्षरा के अंदर ऐसा है कि जैसे आप फैमिली में बोर्न हो गए तो जो फैमिली की प्रॉपर्टी में उसमें आपको अधिकार है कि आप हक मांग सकते हो। तो ये बेसिक डिफरेंस है। आगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो बीओआई और एओपी में सिंपल फर्क है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, मतलब इंडिविजुअल्स होते हैं। बट एसोसिएशन ऑफ पर्सन में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, कंपनी फर्म कुछ भी इसके अंदर मेंबर बन सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मिस्टर सुमित, अ रेसिडेंट इंडियन रेसिडेंट है, earns 15 lakh from sale of rubber manufactured from latex obtained from rubber plants grown by him in India। तो इंडिया के अंदर रबर प्लांट से उसने लेटेक्स निकाला और रबर के प्रोडक्ट बनाए। 15 लाख की इनकम उसने कमाई है, रेसिडेंट इंडियन है। आगे क्या बोल रहे हैं, एंड 20 लाख फ्रॉम सेल ऑफ रबर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम लेटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम रबर प्लांट्स ग्रोन बाय हिम इन मलेशिया। तो देखो, एक इंडिया में एक्टिविटी हो रही है, 15 लाख रुपए कमाए जा रहे हैं। दूसरी एक्टिविटी मलेशिया में हो रही है, वहां से 20 लाख कमा रहा है। ये मिस्टर सुमित जो है वो रेसिडेंट इंडियन है, मतलब पूरे वर्ल्ड में इसकी जो भी इनकम होगी वो इंडिया में टैक्सेबल होने वाली है। अब आगे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट वुड बी हिज बिजनेस इनकम अज्यूमिंग ही हैज नो अदर बिजनेस। तो देखो यहाँ पे रबर जो है वो रूल 7A के हिसाब से बिजनेस इनकम निकाली जाती है। सबसे पहले बात करें मलेशिया वाली इनकम की, तो मलेशिया वाली जो इनकम है ना उसको नॉट एट ऑल एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम कौन सी एक्टिविटी जो इंडिया में होती है उस पे ही आप कमा सकते हो। बाहर की जो भी इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम मानी ही नहीं जाएगी। मतलब आपका जो 20 लाख आपने कमाया है मलेशिया से वो पूरा का पूरा आपका बिजनेस इनकम है। इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो भी इनकम है उसमें से 35%, इंडिया की इनकम है 15 लाख, उसका 35% वुड बी बिजनेस इनकम और 65 हो जाएगा एग्रीकल्चर इनकम। तो अगर हम 15 लाख की 35% करें तो ये आ रहा है 5,25,000। तो टोटल इसकी बिजनेस इनकम कितनी हो जाएगी, 25,25,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मिस्टर राजा, रेसिडेंट इंडियन, अर्न्स इनकम ऑफ 10 लाख फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड इन इंडिया ड्यूरिंग 26-27। ठीक है, कॉफी उसने उगाई है और क्योर की है। हिज फ्रेंड मिस्टर श्याम, अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अर्न्स इनकम ऑफ 20 लाख फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड। तो ये 4 एक्टिविटी कर रहा है, ये 2 एक्टिविटी कर रहा है। इंडिया में ये भी किया है। What would be the business income chargeable to tax in India of Mr. राजा एंड मिस्टर श्याम। ठीक है, यहाँ पे गिन लेते हैं। तो एक है मिस्टर राजा, एक है मिस्टर श्याम। ठीक है, राजा ने इनकम कमाई 10 लाख, श्याम ने कमाई 20 लाख। देखो राजा क्या कर रहा है, कॉफी ग्रो कर रहा है और क्योर कर रहा है, मतलब थोड़ी सी एक्टिविटी उसकी बिजनेस एक्टिविटी है, बाकी उसकी ग्रो करने की जो एक्टिविटी है ना वो तो पूरी की पूरी क्या है, उसकी एग्रीकल्चर इनकम है। बट क्योर किया है तो इसके लिए इसका थोड़ा सा पोर्शन बिजनेस इनकम हो जाता है। श्याम की बात करें तो श्याम क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, क्योर कर रहा है, रोस्ट कर रहा है और ग्राउंड कर रहा है, चारों 4 चीजें कर रहा है। एग्रीकल्चर इनकम निकालने के जो रूल है उसमें अगर आप सिर्फ ग्रोन एंड क्योर कर रहे हो तो जो भी आपकी इनकम हो रही है तो उस केस में आपका 25% ऑफ दिस इनकम वुड बी बिजनेस इनकम, मतलब 2.5 लाख रुपए बिजनेस इनकम होगी, 7.5 लाख रुपए आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी। श्याम के केस में जो रेट है वो है 40%, तो 20 लाख का 40%, 8 लाख आपका हो जाएगा बिजनेस इनकम, 12 लाख हो जाएगा आपका एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो रूल्स हैं वो कॉफी के लिए लगते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। द जैन HUF इन आसाम कंप्राइजेस ऑफ मिस्टर सुरेश जैन, हिज वाइफ मिसिस सपना जैन, हिज सन मिस्टर सार्थक जैन, हिज डॉटर इन लॉ मिसिस प्रीति जैन, मतलब सार्थक की वाइफ की बात कर रहे हैं, हिज डॉटर मिस सीमा जैन एंड हिज अनमेरिड ब्रदर मिस्टर प्रीतम जैन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द मेंबर ऑफ HUF आर एलिजिबल फॉर को पर्सनली राइट। ठीक है, तो सबसे पहले इतना सब देखें, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाई ये आसाम में है, तो आसाम में दया भागा लॉ ऑफ स्कूल चलता है और आसाम का दया भागा लॉ ऑफ स्कूल क्या कहता है कि अगर आपके फादर जिंदा है तो आपको फैमिली की प्रॉपर्टी में हक नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम मोटा मोटी देखें तो मिस्टर सुरेश जैन है,
उसकी वाइफ सपना जैन है, सन सार्थक जैन है, डॉटर इन लॉ है और उसकी डॉटर है। तो सुरेश जैन जिंदा है तो ये बाकी के जितने भी लोग हैं इनको कोई भी हक नहीं मिलेगा, मतलब सार्थक जैन और उसकी बहन को कोई भी हक नहीं मिलने वाला। सुरेश जैन को तो हक मिलने वाला है क्योंकि उसके फादर शायद जिंदा नहीं है, क्योंकि मेंशन नहीं कर रखा। उसका अनमेरिड ब्रदर है मिस्टर प्रीतम जैन, ठीक है। तो अगर हम फैमिली ट्री बनाएं तो सुरेश जैन जो है, सुरेश जैन और उसका भाई जो है प्रीतम, वो एक ही लाइन में है। इनके जो फादर हैं, फादर शायद नहीं है, तो फादर के बाद सुरेश जैन और प्रीतम जैन के हाथ में प्रॉपर्टी का हक आएगा। सुरेश जैन के जो बेटा है, वाइफ है, बेटी है या बहू है, इनको कोई भी हक नहीं मिलेगा जब तक सुरेश जैन जिंदा है। तो यहाँ पे को पार्सनरी राइट सिर्फ किसके पास है? सुरेश जैन और उसके भाई प्रीतम जैन, क्योंकि दया भागा स्कूल ऑफ लॉ है। अगर ये मिताक्षरा लॉ स्कूल होता, जो मैं ग्रीन कलर में हाईलाइट कर रहा हूं, उन पे हक आता। सुरेश जैन के पास होता, उसके भाई के पास तो होता ही होता, सार्थक जैन के पास भी होता और मिस सीमा जैन डॉटर के पास होता। सुरेश जैन की वाइफ के पास भी नहीं होता और सार्थक जैन की जो वाइफ है प्रीति, उसके पास भी नहीं होता। तो ग्रीन वाला जो है वो मिताक्षरा लॉ स्कूल के हिसाब से है। और अगर हम दया भागा की बात करें तो सिर्फ सुरेश जैन और प्रीतम जैन को को पार्सनरी राइट्स है, मतलब संपत्ति में हक का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी अंडर डिफॉल्ट टैक्स स्कीम, मतलब न्यू स्कीम के हिसाब से मिस्टर कश्यप जिनकी उम्र है 35 साल, हैविंग टोटल इनकम ऑफ 51,25,000 फॉर असेसमेंट एट 26-27, अज्यूम हिज टोटल इनकम कंप्राइजेस ऑफ सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट। मतलब कोई भी स्पेशल टाइप की इनकम नहीं है, मिस्टर कश्यप है, उसकी इनकम आपको गिननी है। तो यहाँ पे गिन लेते हैं फटाफट। 51,25,000, तो 0 to 4 लाख 0, 4 to 8 लाख 20,000, 8 to 12 लाख 40,000, 12 to 16 60,000, 16 to 20 80,000, 20 to 24 1 लाख। ठीक है, अब ये इजीली इतना मैंने कि याद क्यों रख रखा है कि हर 4 लाख पे चेंज हो रहा है और हर यहाँ पे 5% है, यहाँ पे 10% है, यहाँ पे 15% है, यहाँ पे 20% है, यहाँ पे 25% है। 24 लाख के ऊपर कितना है? 24 लाख के ऊपर है 51,25,000 तक, मतलब 51,25,000 माइनस 24 लैक्स विच इज कमिंग टू 27,25,000। इस पे आपको करना है 30%। ठीक है, तो इंटू 30% करोगे तो ये आ रहा है 8,17,500। टोटल करोगे तो ये जो होता है 24 लाख तक की इनकम पे हमेशा 3 लाख होता है, तो 8,17,500 प्लस 3 लाख, ये हो गया हमारा 11,17,500। ठीक है, अब ये रिबेट के पहले का है, बट क्योंकि इसकी इनकम 50 लाख से ऊपर जा रही है और 1 करोड़ तक है तो इसको सरचार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, बट सरचार्ज के केस में हमको क्या करना होगा? मार्जिनल रिलीफ भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले हम सरचार्ज लगा देते हैं। सरचार्ज कितना होगा? 50 लाख तक 0 होता है, 50 लाख से 1 करोड़ तक होता है 10%, तो इसका 10% करेंगे हम, जो हो रहा है 1,11,750। तो टोटल टैक्सी लायबिलिटी आ रही है विद सरचार्ज 12,29,250। ठीक है, बट क्योंकि मार्जिनल रिलीफ है तो मार्जिनल रिलीफ के लिए आप क्या करोगे? आपने पहला तो गिन लिया ए, आपको बी क्या करना है? बी में आपको सिर्फ 50 लाख तक की इनकम अगर होती तो कितना टैक्स होता वो लेना है। 3 लाख तो होने ही वाला है, तो अप टू 24 लाख 3 लाख होगा, और 24 के ऊपर कितना होगा? 24 to 50 26 लाख, 26 लाख का 30%, ये हो रहा है 7,80,000। टोटल करेंगे 7,80,000 प्लस 3 लाख, ये हो रहा है 10,80,000। और 50 लाख तक इनकम है तो कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा। प्लस आपको क्या करना है? 50 लाख के ऊपर कितनी इनकम जा रही है इसकी? 50 लाख के ऊपर जा रही है सिर्फ इनकम इसकी, 50 लाख के ऊपर इनकम है 1,25,000, तो वो इसमें ऐड कर दो, तो 1,25,000। तो टोटल हो गया 10,80,000 प्लस 1,25,000, 12,05,000। तो
ये आ गया बी। अब हमको चेक करना है ए और बी में से जो कम है वो आपकी टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी। तो ये 12,29,250 है, ये 12,05,000 है, तो ये आपका हो जाएगा टैक्स मैक्सिमम। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा मार्जिनल रिलीफ। डिफरेंस निकाले हम 24,250 इनको मार्जिनल रिलीफ मिल रहा है। अब इसकी जो टैक्स फाइनल होगा वो होगा 12,05,000 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, तो 12,05,000 इंटू 4% जो हो रहा है 48,200। तो टोटल टैक्स कितना आ गया इसका 12,53,200 और मार्जिनल रिलीफ कितना है 24,250। आई होप इट इज क्लियर। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर अग्रवाल एज 40 ईयर्स रेसिडेंट इन इंडिया हैज टोटल इनकम ऑफ 6 crore 50 lakh comprising of long term capital gain taxable under 112 55 lakhs, short term capital gain taxable under 111A 65 lakh and other income 5 crore 30 lakhs. Compute his tax liability for 26-27 AY under the default tax regime and optional tax regime। दोनों के हिसाब से आपको गिनने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, एज पर नॉर्मल प्रोविजन अज्यूमिंग दैट द टोटल इनकम एंड इट्स कंपोनेंट्स आर द सेम इन बोथ टैक्स रिजीम, मतलब कोई भी डिडक्शन वगैरह नहीं है, दोनों रिजीम में सेम इनकम होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर चीज ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे टोटल इनकम 6.5 करोड़ की तो है, बट उसके अंदर कैपिटल गेन भी है, स्पेशल रेट के 2 आइटम्स है और बाकी की नॉर्मल इनकम है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले न्यू रिजीम का कैलकुलेशन कर देते हैं। तो सबसे पहले स्पेशल रेट की जो इनकम है उसका गिन लेते हैं। स्पेशल रेट में 2 आइटम्स है 112 और 111A। 112 की जो इनकम है वो है 55 lakhs, तो उस पर टैक्स लगता है 12.5%। अज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी इंडेक्सेशन वगैरह नहीं है। 55 lakhs इंटू 12.5% ये आ रहा है 6,87,500। 111A की जो इनकम है वो है 65 लाख रुपए, उस पर टैक्स लगता है 20%, तो ये हो रहा है 13 लाख रुपए। ठीक है, न्यू में भी यही होगा, ओल्ड में भी सेम होगा। टोटल कर देते हैं स्पेशल रेट की इनकम का, जो कि आ रहा है 19,87,500। इसको हम मान लेते हैं ए। ठीक है, स्पेशल रेट हो गया। अब बात करते हैं नॉर्मल रेट की इनकम की, जो है 5 करोड़ 30 लाख। अब तो न्यू रिजीम के अंदर जो स्लैब चालू होते हैं वो 0 से चालू होते हैं अप टू 24 जो अलग अलग रेट्स है। ठीक है, अगर हम ये सारे अलग अलग रेट्स निकालें तो उसका टोटल टैक्स बनता है 3 लाख। 0 से लेकर 24 लाख तक की जो इनकम है उसका टैक्स बनता है 3 लाख। कैसे, 0 से 4 जीरो टैक्स, 4 से 8 20,000, 8 से 12 40,000, 12 से 16 60,000, 16 से 20 80,000 और 20 से 24 1 लाख। उसका जो समेशन होता है वो होता है 3 लाख। ठीक है, तो 24 लाख तक की इनकम का जो टैक्स बन रहा है वो 3 लाख। 24 लाख के ऊपर कितना हो रहा है, 24 लाख के ऊपर हो रहा है 5 करोड़ 30 लाख में से 24 लाख माइनस करेंगे तो ये हो रहा है 5 करोड़ 6 लाख। ठीक है, 506 lakhs। इसका करना है हमको 30%, तो 5 करोड़ 6 लाख का 30% करेंगे तो आएगा 1 करोड़ 51 लाख 80,000। तो टोटल हो रहा है 1 करोड़ 54 लाख 80,000। ठीक है, ए और बी का टोटल करेंगे, ए प्लस बी इज टोटल टैक्स, स्पेशल और नॉर्मल का दोनों का मिला के। तो ये आ रहा है 1 करोड़ 74 लाख 67,500। ठीक है, अब क्योंकि इनकम 5 करोड़ से ऊपर है और 30 लाख ज्यादा है तो यहाँ पे सरचार्ज ऐड करेंगे। सरचार्ज, अब सरचार्ज में हमको ध्यान रखना होगा कि जो स्पेशल रेट की इनकम होती है उस पे जो भी टैक्स होता है उस पे जो सरचार्ज होता है वो मैक्सिमम 15% हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्पेशल रेट का और नॉर्मल रेट का दोनों का सरचार्ज अलग गिन रहा हूं। स्पेशल रेट की जो इनकम है वो है 19,87,500
उस पर सरचार्ज होता है 15% मैक्सिमम, ठीक है। और नॉर्मल रेट की जो इनकम है उसका टैक्स बन रहा है 1,54,80,000। उसका सरचार्ज कितना लगेगा, क्योंकि इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो 2 करोड़ से ऊपर जो भी इनकम है उस पर मैक्सिमम सरचार्ज कितना है 25%, तो यहाँ पे लगेगा 25%। तो हम गिन लेते दोनों का सरचार्ज। 19,87,500 इसका सरचार्ज बनेगा 15% के हिसाब से 2,98,125। बात करें नॉर्मल रेट की तो 1,54,80,000 का सरचार्ज होगा 38,70,000। टोटल सरचार्ज कर देंगे हम। टोटल सरचार्ज बन रहा है हमारा 41,68,125। ये ए और बी है, इसको मान लेते हैं हम सी। तो ए प्लस बी प्लस सी टोटल कर देंगे हम 1,74,67,500 प्लस 41,68,125। टोटल इज कमिंग टू 2,16,35,625। इसमें ऐड होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%, ठीक है। 4% करेंगे इसका, ये हो रहा है 8,65,425। तो टोटल हो जाएगा लाइबिलिटी 2,25,10,50। तो ये इसकी टैक्स लाइबिलिटी है एज पर न्यू रिजीम। यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 2 करोड़ के ऊपर काफी ऊपर जा रही इनकम। 2 करोड़ से ऊपर 1-2 लाख रुपए 5 लाख होती तो हम मार्जिनल रिलीफ गिनते। यहाँ पे तो टोटल इनकम ऑलमोस्ट 6 करोड़ के ऊपर है, तो कोई भी मार्जिनल रिलीफ की बात आती नहीं है। तो ये हो गया हमारा न्यू रिजीम के हिसाब से। हम क्या करते हैं, ओल्ड रिजीम के हिसाब से भी यहाँ पे बास में गिन लेते हैं। तो ओल्ड में स्पेशल रेट तो सेम रहने वाला है, तो मैं ये रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे स्पेशल रेट का टैक्स 19,87,500, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम रेट है। नॉर्मल की बात करें तो यहाँ पे अप टू 10 लाख फिक्स होता है 1,12,500, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन नहीं है। तो 0 से लेकर 2.5 तक 0 टैक्स, 2.5 से लेकर 5 तक 12,500 और 5 से लेकर 10 तक 1 लाख। तो अप टू 10 लाख की जो इनकम है उस पर लगेगा 1,12,500। और अबोव 10 लाख जो है कितना हो रहा है 530 माइनस 10, 5,20,00,000 पे आपका लगेगा 30%, जो आ रहा है 1,56,00,000। टोटल करेंगे इसका, इन दोनों का, जिसको कहेंगे बी। ये आ रहा है 1,57,12,500। ए प्लस बी करेंगे, ये आ रहा है 1,77,00,000। अब बात करते हैं सरचार्ज की। तो सेम कंसेप्ट है, स्पेशल इनकम पे मैक्सिमम सरचार्ज लगेगा 2,98,125 15% के हिसाब से। और बाकी का जो है, और क्योंकि इनकम 5 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज होता है 37%। किस पे, जो हमारा 1,57,12,500 है उस पे लगेगा 37% सरचार्ज, क्योंकि 5 करोड़ से ऊपर आपकी इनकम हो रही है। यहाँ पे गिन लेते हैं 1,57,12,500 इंटू 37%, ये आ रहा है 58,13,625। टोटल सरचार्ज कर देते हैं, जिसको कहेंगे हम सी। ये आ रहा है 61,11,750। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का टोटल करेंगे, जो आ रहा है 2,38,11,750। इसमें आपको 4% एजुकेशन सेस ऐड करना है। $952,470। टोटल टैक्स की लायबिलिटी कितनी आ रही है
ये आ रही है 2,47,64,220। ठीक है, यहाँ पे भी मार्जिन रिलीफ का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि इनकम 6 करोड़ के ऊपर है और 5 करोड़ से स्लाइटली ऊपर होती तो हम लोग गिनती लगाते हैं ऐसी। तो हमने दोनों ही तरीके से, न्यू और ओल्ड दोनों ही तरीके से टैक्स निकाल दिया। न्यू के हिसाब से आ रहा है 2,25,00,000, यहाँ पर आ रहा है 2,47,00,000। तो काफी बड़ा डिफरेंस है न्यू और ओल्ड के अंदर। तो ये सरचार्ज जो है उसकी वजह से काफी बड़ा डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस काफी लो था। तो चैप्टर 1 में हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, हमारे इलस्ट्रेशंस देख लिए और साथ ही साथ सेल्फ स्टडी के जो क्वेश्चन थे वो भी हमने देख लिए। अब इसके अलावा तैयारी में आपको क्या करना है, आपको अपने हिसाब से समरी बनानी है और प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पेपर्स जो हैं उसको सोल्व करना है। एमटीपी, आरटीपी, जहां पे भी चैप्टर 1 के क्वेश्चन मिले वो उसको आप सोल्व कर लोगे तो आपका चैप्टर 1 जो है वो पक्का हो जाएगा। अब ये रिसोर्सेज जो हैं आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये आपको मिल तो जाएंगे, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि विवित्सु जो है उन्होंने एक कंपाइलर बनाया है हर एक सब्जेक्ट के लिए, जो आपकी एग्जाम होगी उसमें जो एप्लीकेबल होगा, जो अमेंडमेंट है उसके हिसाब से आपके आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व किया हुआ है। सारे क्वेश्चंस को काफी अच्छी तरीके से बनाया है इसके अंदर। तो ये जो बुक है अभी जनवरी अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है आपकी। इसमें बेसिकली आपके सारे चैप्टर्स को ABC में कैटेगराइज किया है कि आपके कौन से चैप्टर A कैटेगरी के हैं, B कैटेगरी के हैं, C कैटेगरी के हैं। A वाले सबसे इंपॉर्टेंट, B वाले उससे कम इंपॉर्टेंट, C वाले सबसे कम इंपॉर्टेंट। और हर एक चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल है, आरटीपी, एमटीपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल में भी जो भी दे रखा है उसको लेटेस्ट अमेंडमेंट के हिसाब से सोल्व करके दिया हुआ है। तो आप चाहो तो इस बुक को खरीद सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हो। काफी अच्छी तरीके से बना रखी है। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको LDR बोल रखा है कि लास्ट डे रिवीजन अगर आप कर रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन तो करके ही जाने। साथ ही साथ हर एक चैप्टर के पहले क्विक रिव्यू, एक समराइज फॉर्म में आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझाया हुआ है कि जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपको 1 या 2 पेज में समझा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको खरीद सकते हो विद द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आई होप ये वीडियो सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल होगी। इसमें हम मैक्सिमम ट्राई कर रहे हैं कि जितनी चीज़ें हो सके वो कवर करें। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट एंड डिफिकल्टी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट जब भी नेक्स्ट वीडियो आए उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही साथ आपको एक काम करना है, अपने जो भी फ्रेंड्स CA इंटर या CA में इंटर में है उनके साथ इस वीडियो की लिंक को शेयर कर देना है, सो दैट उनका भी बेनिफिट हो सके एंड मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।